हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। सब बढ़िया है ना। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी हमारी आपसे, तो ज़्यादा टाइम में लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बीच बीच में बातें भी होती रहेंगी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो इसे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो आपको माइंड में करना पड़ेगा, और वो भी प्रैक्टिस लानी पड़ेगी कि हाँ आप करना। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया तो नहीं, डेली बाई डेली जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो है ही भाई, पूरे मैथ में है क्या, यही तो है। तो जब भी जहाँ भी कोई अंक दिखे तो उसे जोड़िए घटाइए, तो माइंड में करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगी कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम समाप्त हुआ, आपने कर लिया होगा। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और उसे जो है 1575 की छूट देकर बेचा। यदि वह वस्तु को 1902 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। तो एक बात बताइए कि उसने दो कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि उसने 25% अधिक अंकित किया होता, तो 25% का मान आपको तो पता है ना, कितना होता है 1/4, ठीक। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 होता है, ये बोल रहा है ना उसकी क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर हमारा 4 होता तो इसका 25% कितना, एक एक अधिक अंकित करता, मतलब मार्क प्राइस हमारा क्या होता, 5 होता। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। मिला इतना, कितना आया 5 एंड 4 का। कह रहा है उसे 1575 की छूट देकर बेचता। भाई एक्चुअल अंक तो है नहीं, ये रेशियो में है, तो हम घटा तो सकते नहीं डायरेक्ट। अगर हम मान लें कि हमारा मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 5x रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 4x रुपये। अब तो घटा सकते हैं ना भाई, ये इतने रुपए है, यहाँ भी रुपए हो गई। तो आप बताइए कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब कह रहा है ना कि उन 1575 की छूट देके बेच रहा है, तो 5x में अगर 1575 घटा दें तो वही तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु को 1902 में अधिक में बेचता। अब अगर हम 1902 रुपये अधिक में बेचते हैं तो हम जोड़ देते हैं भाई, पहले इतने में बेच रहे थे, अब कितने में, पहले इतने में, अब बाद की कहानी आ जाती है, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि 1902 में अधिक में बेच रहे हैं, पहले इतने में बेच रहे थे, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो कितना आएगा, 1600 घटा दिया तो कितना आएगा, 302 आएगा। भाई 25 ज़्यादा घटाया है तो कितना आएगा, 327, ठीक। इतना आएगा। आप बताइए कि उसने कहीं ये बोला है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पे खरीदना है या कम पे खरीदना है, या मार्क प्राइस में कोई चेंजिंग हुई है, कोई नहीं। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा हमारा, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज करने के लिए बोला है, और मार्क प्राइस भी हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अब कह रहा है अब उसे जो है 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें अब प्रॉफिट निकालना चाहे बाद में, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, x प्लस
₹327 का ये हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, यही तो होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही तो होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, इतना तो पता है। तो अब मान रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 30, और यहाँ पे कितना है प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है x प्लस 327, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 4x इंटू 100। अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 4×3 = 12x हो गया इधर। इधर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा किया तो कितना 10x प्लस 3270 हो जाएगा ये। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 10x को इधर लाएंगे तो कितना आएगा 1635 होगा। कितना हो गया x का मान 1635। तो हमसे पूछा क्या वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, यही तो 5x है। तो 5x का मान पता है कितना 1635। तो 16×5 = 80, 35×5 कितना 175, मतलब 8175 हो जाएगा। कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, आपने कर भी लिया होगा। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे बोला है ना कि सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ आई है, तो फिर कह रहा है कि अगर 30% का लाभ कमाना तो इसका 30% सेलिंग प्राइस निकाल लेते। तो सेलिंग प्राइस पहले की सेलिंग प्राइस और बाद की सेलिंग प्राइस का अंतर ही तो है 1902। तो वहाँ से भी कर सकते थे, जो आपको सुटेबल लगे वो आप करिए। ठीक है, आपको पता सब होना चाहिए, कहने का अर्थ है पता सब होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं काफ़ी बार बताए हैं, तो आपको क्या करना है, इसे माइंड में सॉल्व करनी है। जितना से ज़्यादा माइंड में कर सकते हैं उतना कीजिए आप। ठीक है, जो चीज़ें याद नहीं रख सकते वो लिख लीजिए बस, लेकिन वो भी प्रयास करिए कि धीरे धीरे उसको भी आप ना लिखना पड़े। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक बैग में 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के नोट क्रमशः जो है 5 और 8 और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल जो है राशि जो है अमाउंट दिया है 1980 है, तो 20 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट की संख्या से कितनी अधिक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया, जो रेशियो दिया है ये क्या दिया है हमारा, ये हमारी संख्या का रेशियो है। ये क्या दिया है टोटल हमारा 1980 अमाउंट दिया है। तो हम क्या इनको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते। जो हमारा वो क्या दिया है कि संख्या का रेशियो दिया है, उसको हम क्या करेंगे अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं किसको कितना मिला, और उसी हिसाब से हम बता सकते हैं किसका नोट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो हो उसी में हमको क्या रेशियो वाला कन्वर्ट करना होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए संख्या का दिया और यहाँ अमाउंट का रेशियो दिया, तो यहाँ पे हमें संख्या के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है, 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, और कितने का 50 रुपए का नोट है। संख्या क्या दिए रखिए, संख्या का रेशियो इनका क्या है, संख्या की रेशियो क्या है इनकी 5, 8 और 3 के रेशियो में। ठीक, तो हम इसको अगर मान लें कि हमारा 5x नोट है, ये कितना है 8x नोट है, ये कितना है 3x नोट है। तो कोई दिक्कत। अब अगर हमें इसे रुपए में चेंज करना हो, रुपये में, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर 20 रुपए का अगर 5x नोट है तो कितना होगा, टोटल कितना रुपए हो जाएगा 100x रुपए होगा। जैसे ही मान लीजिए अगर मैं x नहीं होता, मैं एग्जैक्ट वैल्यू होता कि 5 नोट है, तो आप क्या कहते हैं 100 है, 100 रुपए है, लेकिन यहाँ पे 5x है तो 5x रुपए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80x रुपए होगा, यहाँ पे कितना होगा 150x।
रुपए होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा रुपए में, और यहाँ पे क्या है, ये भी रुपए में। तो 20 रुपए के कितना रुपए है, 20 रुपए के नोट के कितने रुपए हैं, 100 रुपए, 10 के 80 रुपए, 80 एक रुपए, 50 के 150 एक। टोटल हमारा कितना हो गया भाई, जोड़ लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा टोटल 15 8 23 10 33 330 एक्स रुपए टोटल है हमारा। लेकिन कह रहा है नहीं 1980 रुपए है हमारा ये टोटल, तो 1980 के बराबर कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 तियाँ 33, यहाँ कितने 18 बच जाएगा, और 3 छक्के 18, तो x का मान कितना आ गया 6। x का मान हमारा कितना आ गया 6। तो हमसे पूछा क्या है, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या से कितनी अधिक है, आप बताओ कितनी अधिक है। नोट तो हमारे ये हैं, नोटों की संख्या क्या है, यही तो है ना नोटों की संख्या, तो कितनी अधिक है ये, 2x ही तो अधिक है। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणित्ते 12, सॉरी 6 गुणित्ते 2, 12 हो जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, आप चाहो तो ऐसे करो कि 50 का नोट निकाल लो फिर 20 का नोट निकाल लो, तो बात तो वही होगी। चाहे डायरेक्ट अंतर निकाल के गुणा करो, चाहे इसमें 6 3 18, 6 5 30, 30 में से 18 घटाओगे तब भी तो 12 आएगा। तो कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है, शुरू में आप लंबा कर सकते हो, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो लंबा करो, लेकिन धीरे धीरे उसे कम करने की कोशिश करो, और तभी माइंड में कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि मैं आपकी जो है क्वेश्चन लेवल को थोड़ा धीरे धीरे हाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका प्री जो है पीओ एंड क्लर्क दोनों हो जाए। ठीक, और क्लर्क मेंस भी हो जाए, क्योंकि जो पीओ प्री में आता है वैसे ही क्वेश्चन मेंस में आता है क्लर्क में ज़्यादातर। ठीक है, बहुत हाई नहीं आता। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है राम श्याम और तरुण ने क्रमशः 4250 3500 और 2500 निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। तरुण एक कार्यकारी साझेदारी करता है। ठीक है, कार्यकारी साझेदार है, मतलब जो है इसमें वो काम भी करता है, तो उसे कुल लाभ का 18% दिया जाता है। अगर वो उसमें काम, सबने पैसा इन्वेस्ट किया, और तरुण जो है उसमें वो कार्यकारी साझेदार है, मतलब वो काम भी करता है, तो उसको जो प्रॉफिट होगा उसका 18% दे दिया जाएगा। ठीक, तो यदि श्याम को 5880 रुपये मिलते हैं, तो राम और तरुण को लाभ के हिस्से का योग पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो राम और कौन है, श्याम एंड तरुण की बात हो रही है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना किया 4250, इन्होंने कितना किया 3500 किया, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 2500। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहें इनका, तो सब में जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। 25 से कैंसिल करते हैं तो कितना होगा, 4 3 12, 4 चौका 16, यहाँ 17 आएगा 25 से, 25 धामा 250, 25 चौका 100 मतलब 14, यहाँ कितना आएगा, ये कितना था हमारा 2500, तो 25 धामा 250, तो हमारा रेशियो कितना आ गया। ये मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला। एक चीज बताइए, यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो टाइम की बात नहीं की गई, तो टाइम हम इसलिए क्या मानते हैं इनका, कि भाई बराबर, सबने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टाइम बराबर के लिए किया है। तो अगर बराबर किया है तो एक एक का गुणा कर दो, चाहे 12 12 का गुणा कर दो, चाहे 13 13 का गुणा कर दो, तो बात तो वही हुई ना। तो यहाँ हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो तो आएगा, ये कितना है 17 14 और 10 का जो रेशियो आया हमारे, ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो आया, कितने का, प्रॉफिट का ही तो रेशियो आया। ठीक, तो हमें तो प्रॉफिट नहीं पता है, आप चाहो तो अब 17x 14x और 10x मान करके टोटल का प्रॉफिट निकाल लोगे, फिर उसका 20 15 18% निकाल करके क्या करोगे, फिर से डिवाइड करोगे इनको,
और वो 18% जो बढ़ेगा वो इनको दोगे। या तो आप मान लो कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट हमने मान लिया कि हमें टोटल जो है 100x रुपए का हुआ। ठीक, तो 100x में आप बताओ, वो बोल रहा है ना 18% किसको देना है भाई, तरुण को देना है, तो 18% हम निकाल लेते हैं। तो इसका 18% कितना होगा, 18x होगा। अब बचा कितना, 82x प्रॉफिट। कितना बच गया, 82x प्रॉफिट। तो 82x प्रॉफिट बच गया। तो 82x प्रॉफिट अब हमें क्या करना है भाई, तीनों में बांटना है भाई। 20 जो बच गया उसके बाद हमें क्या करना है, इनको तीनों में बांटना है। तो आप बताइए, 17, 14 और 10, 31, 10, 41, 17, 14 और 10 कितना होगा, 41 यूनिट होगा। डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है, जोड़ लिया। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। इसको 17 यूनिट मिला, इसको 14 यूनिट मिला, इसको 10 यूनिट, तो टोटल 41 यूनिट है प्रॉफिट हमारा। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितना आ रहा है, 82 यूनिट एक्स। तो हमने क्या किया, 82x बराबर कर दिया। तो एक यूनिट बराबर कितना, 2x। तो इसको कितना प्रॉफिट मिला, 17 दूना 34x मिला। इसको कितना मिल गया, 14 दूना 28x मिला। इसको कितना मिल गया, 20x मिला। ठीक, इतना ये प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये 18% था, ये किसको मिलना था भाई, ये मिलना था हमें तरुण को, क्योंकि वो कार्यकारी सदस्य था ना भाई, उसने काम भी किया है। तो ये उसको 18% और मिल गया। कौन है तरुण, ये है। तो 18% इसको मिल गया। अब बताइए किसको कितना मिला, अब किसको कितना मिला, अब तो पता चल गया ना हमें। इसको 34x रुपये मिले, इसको 28x रुपये मिले प्रॉफिट का। इसको कितना मिल गया, 38x रुपये। ठीक, इतना इतना प्रॉफिट मिला सबको, मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब कह रहा है कि यदि श्याम को 5880 मिले, तो श्याम कौन सा है भाई, 5880। तो आप बताओ कि 28x बराबर कितना, 5880। मैंने कहा उसको 28x मिला है, लेकिन वह कह रहा है कि नहीं 5880 मिला। तो सॉल्व कर लेते हैं। 14 चौका 56, 14 दूना 28, 14 दूना 28 यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया, 210। x का मान कितना आ गया, 210 आया। तो हमसे पूछा क्या है, राम और तरुण के लाभ के हिस्से का योग। तो राम का ये हो गया और तरुण का ये हो गया। तो टोटल इनका कितना है भाई, जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 3, 3, 6, 8, 4, 12, 72x का इनको टोटल योग है। तो 72x का मान नहीं बता सकते, 72 गुणित x का मान 210। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 7200, 7200, सॉरी 72 दूना 14400। और ये कितना होगा, 72, 1, 72। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2, 7, 4, 11, 15, 120। तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, 2, 1 का 2, फिर 2 दूनी 4, 7, 4, 11, 1, 12। ऐसे ही करके कर सकते थे। सॉरी 7, 4, 11, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1, 15। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते थे, जो भी सुटेबल लगे गुणा करने में आपको। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कितना है हमारा, 15,120 रुपये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि मिश्रण में 18 लीटर निकाल लिया जाए और उसमें 17 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा जो है, दूध की मात्रा पानी से 24 लीटर कम हो जाती है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो शुरू में वो कितना है, 4:5 का है। कह रहा है 18 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, 18 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है।
तो मैंने आपको क्या बताया कि मिक्सचर जब हम निकालते हैं तो जो पहले रेशियो होता है मिल्क एंड वाटर का, अल्कोहल का या फिर वाटर का, जिसका भी दिया हो, वो जो पहले रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है बाद में भी होता है मिक्सचर निकालने के बाद। क्योंकि कोई एक चीज नहीं निकाल रहा है, वो पूरा का पूरा मिक्सचर ही निकाल रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस रेशियो में मिल्क होगा वो रेशियो निकलेगा, जिस रेशियो में वाटर होगा वो रेशियो निकलेगा। जो ज़्यादा होगा ज़्यादा निकलेगा, जो कम होगा कम निकलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि रेशियो उनका चेंज नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये कितने में टोटल हमारा 20 लीटर मिल्क है, मान लीजिए एक एग्जांपल, और ये क्या है वाटर कितना है हमारा 15 लीटर। अगर मैं कहूँ कि इनको इनके बीच में कितना निकालना है, मैं ये कह देता हूँ कि 14 लीटर निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, 14 लीटर मैं निकाल लेता हूँ। तो एक बात बताइए कि अभी इनके बीच का रेशियो क्या है, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। तो ये जब भी निकलेंगे 4-3 के रेशियो में निकलेंगे, मतलब 7 यूनिट बराबर कितना 14 लीटर निकलेगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना 2 लीटर। तो ये कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा हमारा 2 का गुणा यहाँ 2 का गुणा यहाँ, मतलब 8 लीटर यहाँ निकलेगा और 6 लीटर यहाँ निकलेगा। तो बचेगा कितना आप बताइए, 20 में से 8 गए 12 यहाँ बच जाएगा, यहाँ कितना आएगा 9। तो एक बात बताइए कि यहाँ रेशियो देखिए, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 4-3 का रेशियो तब भी था, 4-3 का रेशियो अब भी है कि नहीं। तो कहने का अर्थ मिक्सचर से जब भी कोई क्वांटिटी निकलती है तो हमारा क्या होता है रेशियो चेंज नहीं होता। कहने का अर्थ ये हमारा था कि रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार बताया है, तो मैंने झटके में आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा, भूल गए होंगे तो रेशियो हमारा क्या है अभी भी कितना है 4:5 का रेशियो है कि नहीं। ठीक, तो कह रहा है 17 लीटर वाटर मिला दिया जाता है। तो हमने क्या किया 17 लीटर वाटर मिला दिया। तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28 लीटर कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है रेशियो है, रेशियो में मिला है। अब यहाँ पे रेशियो दिया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू से रिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ अगर मान लें कि यहाँ पे हमारा कितना 4x लीटर मिल्क था और 5x वाटर था, तो यहाँ टोटल कितना आता है 9x निकालने के बाद। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे कितना हो गया हमारा, मिल्क कितना है अभी भी 4x है, वाटर कितना है अभी भी, अब 5x प्लस 17 लीटर हमने मिला दिया वाटर। ठीक, कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 24 लीटर कम हो जाती है। दूध की मात्रा पानी से 24 लीटर, दूध ये है हमारा, पानी ये है, तो इससे 24 लीटर क्या हो रही है कम हो रही है कौन दूध। अगर मैं इसमें 24 मिला दूं तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। या तो मैं इसमें से 24 लीटर घटा देता। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 17 को इधर लाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7, और x बराबर हमारा 7 आ गया। तो यहाँ पे कितना है 9 सत्ते 63 लीटर हो जाएगा। भाई x का मान रख दिया है 63 लीटर। 18 लीटर निकालने के बाद तो 18 लीटर हम जोड़ दें तो पहले कितना रहा होगा हमारा 81 लीटर। पहले कितना रहा होगा 81 लीटर। तो कौन सा सही है हमारा ई वाला। ठीक, अगर इधर की कहानी पूछता तब भी हम बता सकते थे। भाई यहाँ पे हमें x का मान मिल गया 7 चौक 28 ये था, 7 पचे 35 ये, 35 में से 17 जोड़ देते हैं तो कितना होता 52 लीटर यहाँ हो जाता। कितना हमारा वाटर, 28 लीटर क्या होता मिल्क होता। तो सब कुछ बता सकते थे। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव जो है धारा के अनुकूल x प्लस 75 किमी और धारा के प्रतिकूल जो है x किमी की दूरी तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 5:3 है
तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल यात्रा में लिए गए समय का अनुपात कितना है? 1:3 है। तो x का 20% मान, तो हमें पहले तो x का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद उसका 20% तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे b और c का मान दिया है, कितना दिया है? 5 और 3 का रेशियो में दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं 5a है हमारा, ये कितना है 3a किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम का रेशियो भी दिया है, ये अनुकूल टाइम और प्रतिकूल टाइम का रेशियो भी दिया है। किसका दिया है? पहले अनुकूल है, बाद में प्रतिकूल है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के टाइम का रेशियो भी दिया है। कितना दिया है? 1:3 दिया है। तो एक बात बताइए, मैं इसको कितना मान लूँ? 1b टाइम लग रहा है आवर, और ये 3b आवर। कोई दिक्कत? एक कहानी ये है कि आप इसे नहीं भी मानते ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने माना है ये बाद में कट जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ माना है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो अब ये हो गया। आप बताइए कि v बराबर क्या होता है? d/t होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा डिस्टेंस दिया है। अगर हमें डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? v इंटू टी होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो एक बात बताइए कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम हमें क्या दिया है? हमें क्या पता है? स्पीड भी पता है। स्पीड हमें अगर डाउन स्ट्रीम में चाहिए तो क्या होता है? बोट की चाल प्लस करंट की चाल। तो बोट की चाल प्लस करंट की चाल कितना हो जाएगा? 8a होगा यहाँ। ठीक, और डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल माइनस करंट की चाल, यही तो होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2 ही आएगा। ये हमें क्या मिल गई? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। टाइम भी दिया है, टाइम कितना है? ये b है, 1b लिखो चाहे b लिखो, यहाँ पे कितना है? 3b। ठीक, तो एक बात बताओ कि अगर मैं गुणा कर दूं इनका स्पीड इंटू, तो क्या मिल जाएगा हमें? डिस्टेंस का मिल जाएगा रेशियो। अगर मैं गुणा करके रेशियो निकाल लूं इनका, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8ab यहाँ होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6ab। तो ये कितना? ab से ab कैंसिल हो गया, और 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो यहाँ पे आपने देखा क्या आया हमारा? 4 और 3 का क्या आ गया हमारा? रेशियो आ गया डिस्टेंस का। तो यहाँ पे हमारा डी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का किसका रेशियो आ गया? डी का। कितना आया? 4 और 3 का रेशियो आ गया, आया। और दिया भी है हमें यहाँ पे नाव धारा के अनुकूल कितना जा रही है, यहाँ भी तो डिस्टेंस दिया है। धारा के अनुकूल कितना जा रही है? x + 75 जा रही है। यहाँ पे कितना जा रही है? x किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 75 किलोमीटर का फर्क है। यहाँ 1 यूनिट का फर्क है, यहाँ 75 किलोमीटर का फर्क है। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 75 किलोमीटर होगा। ठीक, तो अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो ये कितना होगा? 75 या 225। यही तो हमारा क्या है? x का मान है। x का मान क्या है? यही तो है। तो x का मान हमें क्या मिल गया? 225। तो इसका 20% निकालने के लिए बोला है, तो इसका 20% कितना निकाल लेते हैं। तो 1/5 हो जाएगा। 225 का 1/5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? ये सी वाला। ठीक है, x का 20%। ठीक है, तो कितना आ गया? 45 आ गया। जैसे यहाँ पे अगर आपको नई चीजें नहीं समझ में आई, तो अब मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आई, तो आप क्या करो, यहाँ पे हमें डी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का रेशियो मिल गया, कितना? 4 और 3 का। ठीक, इतना मिल गया हमें। और डी डाउन स्ट्रीम डी अप स्ट्रीम पता है हमें कितना है? डी डाउन स्ट्रीम हमारा कितना है? x + 75 है, और यहाँ पे कितना है? x। तो इसको भी सॉल्व करोगे तब भी हमारा क्या आएगा? x का मान ही आएगा। और x का मान कितना आएगा हमारा? यहाँ 75 ही आएगा। कितना आएगा? 75 नहीं आएगा, 225 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना आएगा? x का मान, क्योंकि हमें x मतलब क्या? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मान हमारा कितना आया था? 225 ही तो आया था x का मान। x का मान 225 ही आएगा यहाँ भी। तो आपको जो समझ में आए वो रिलेट करके आप सॉल्व कीजिए। लेकिन ये जो है हमारा
ये हमारा बहुत सिंपल मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हम इसमें माइंड में कर सकते हैं। इसको माइंड में करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको नहीं होता, क्योंकि 1 यूनिट बराबर हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ कितना है 75। तो जाहिर सी बात है कि वो डाउन स्ट्रीम पूछता तब भी हम बता सकते थे, अप स्ट्रीम पूछता तब भी हम बता सकते थे। ठीक है, तो आप ये आदत में डालिए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताए हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। मैंने क्या कहा है कि अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन ले आ रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सिंपल प्रैक्टिस की है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के हाई की तरफ। तो आप इसे भी माइंड में करना सीखो। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार जो है पार्क की लंबाई और चौड़ाई इसने दे रखी है कितनी, 25 और 18 मीटर। यदि पार्क के चारों ओर x मीटर चौड़ी एक चौड़ा एक रास्ता बनाया गया जिसका क्षेत्रफल जो है 138 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो x का मान हमें बताना है। एक बात बताइए कि ये आयताकार हमारा पार्क है, इसकी क्या दी है, लंबाई एंड चौड़ाई दे रखी है कितनी, 18। बाद में कह रहा है इसके चारों तरफ, तो मैंने इसके चारों तरफ, ये भाई थोड़ा सा बराबर है मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम नहीं है। तो x मीटर जो है चौड़ा सड़क बना रहा है, तो x मीटर यहाँ भी बढ़ा होगा, x मीटर यहाँ भी बढ़ा होगा, x मीटर यहाँ भी बढ़ा होगा, और x मीटर यहाँ भी बढ़ा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अब हमारी जो, अगर मैं इसमें पूरे में से अगर ये बीच वाला पार्ट घटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और बीच में जो पार्क का क्षेत्रफल है इसको घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? तो वही कहानी कर दो आप। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा भाई, यहाँ पे देखो पहले 25 यहाँ से यहाँ तक था, x यहाँ बढ़ गया, x यहाँ बढ़ गया, दोनों तरफ x x बढ़ा, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, 25 प्लस 2x हुई। ठीक, लंबाई। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी है, 18 थी, यहाँ भी x बढ़ गई और यहाँ भी x बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई हमारी चौड़ाई, 18 प्लस 2x। ठीक, अब अंदर की कितनी है पार्क की, तो 25 और 18 है, घटा दिया इसको हमने, 25 इंटू 18। ठीक, क्योंकि दिया है हमें, क्या दिया है, जिसका क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल दिया है कितना, 138 वर्ग मीटर, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सड़क का ही तो क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ, और जो चूंकि दिया है 138। तो अब बताइए, अब एक्स का मान नहीं निकाल सकते, इसका गुणा यहाँ किया तो कितना होगा, 25 गुणित 18। ठीक, और इसका गुणा इधर किया तो कितना होगा, 36 एक्स प्लस, अब 2x का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 50 एक्स, और इसमें गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, माइनस 25 गुणित 18 बराबर कितना, 138 आया। तो यहाँ पे प्लस 25 गुणित 18, यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस 86x, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 138 बराबर 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब देखिए शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे क्या देखा, जब भी हम बड़े में से छोटा ऐसा घटाते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्क वाली है ये कट जाती है और बचता क्या क्या है, इसका गुणा इसमें किया वही बच जाता है, 2 का गुणा 2 में किया है, 4x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, 18 और जो 25 है हमारा, इसको जोड़ करके हम क्या करते हैं, 2x से गुणा करते हैं। 18 25 कितना, 43, 43 का 2 में गुणा किया x, तो यही तो है बराबर इसके, तो इसको इधर ला गया। तो ये धीरे धीरे जब आप करोगे ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म यही सब बनाने का है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइन प्लस कितना, 43x, यहाँ पे कितना, 2 छंग 12, 2 9 18, तो 2 से 0 में किया तो 0 ही आएगा।
तो इतना आ गया। ठीक है, अब ये गुणनखंड हो गया। अब हमारा कितना है 69 इंटू 2 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 43। तो एक बात बताओ ये कितने का 23 तेइयां होता है, 23 तेइयां 69, 23 गुणते 3 गुणते 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर 23 दूना 46 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो क्या होगा हमारा 43 आएगा। 46 में से 3 घटाया तो कितना है 43, और गुणा करने पर कितना आएगा उतना ही आएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड बन गया। ठीक, तो x का मान हमारा क्या आएगा, क्या क्या आएगा, x का मान हमारा आएगा, यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब भी प्लस और माइनस होता है तो इसका आंसर किस में आता है, माइनस और प्लस में। तो अब बड़ा वाला आगे लिखेंगे तो 46 ये माइनस में होगा और ये किस में होगा 3 प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पे आगे जो है, जो मैंने 2 का गुणा यहाँ किया था, अब इसे हमें वापस भाग भी देना पड़ेगा। तो 2 से भाग दिया दोनों में तो कितना आया ये, तो x का मान कितना आ गया हमारा -23, और यहाँ कितना आया 1.5। ठीक है, तो हम हमारा माइनस में तो आंसर आएगा नहीं तो इसे हम ले नहीं सकते, तो x का मान हमारा कितना आएगा 1.5, मतलब 1.5 मीटर हमने सड़क जो है वो बनाई है। ठीक है, कितनी 1.5 मीटर चौड़ी। तो कौन सा सही है हमारा ये वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आप माइंड में कर सकते थे। धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो करोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, और इतना लंबा है ये देखकर कंफ्यूज मत होइए। बस आपको आपका जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। जिस दिन ये क्लियर रहेगा बेसिक ना, मैंने क्या कहा है शॉर्ट आप अपने से बनाओगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है 3 इनलेट पाइप है ए बी और सी, 40 मिनट 40 दिन 30 दिन और 80 दिन में एक टंकी भर सकते हैं, जबकि एक आउटलेट नल है आर जो 24 दिनों में खाली कर सकता है उसे। तो सभी चारों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 14 दिन बाद सी और आर बंद कर दिया जाता है, और टंकी के पूरी तरह भरने से 9 दिन पहले ए को भी बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने दिनों में पूरी तरह भर जाएगी। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी इफिशियंसी कितनी है। इफिशियंसी मतलब क्या, पर डे कितना भरा जा सकता है इनमें। ठीक, तो क्या है ए कितने दिन में भर रहा है 40 दिन में, बी कितने दिन में भर रहा है, बी कितने दिन भर रहा है 30 दिन में, और सी कितने दिन में भर रहा है 80 दिन में, और एक आर है जो कि वो खाली कर रहा है। तो सबको हमने प्लस लिया है, तो आर खाली कर रहा है तो हमने क्या ले लिया इसको माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमने बताया क्या करते हैं, ये हमारा टाइम था। अब हम क्या करते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमने क्या किया है कि इनकी इफिशियंसी, इनका क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इनका 240। ठीक, अब हम क्या करते हैं टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमारी क्या आएगी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या, पर डे पर मिनट पर घंटे में किया गया कार्य। तो एक बात बताइए 4 छंके 24, 6 आया यहाँ पे कितना आया 3 अट्ठे 24 प्लस का आ रहा है सब। यहाँ पे कितना आएगा 8 त्रिक 24 प्लस 3। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 24 दामा 240, तो -10 आएगा। ठीक, इतना आ गया समझ में। कह रहा है सभी 4 नलों के एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 14 दिन बाद सी और आर बंद कर दिया जाता है। तो एक बात बताओ, जब चारों को खोला जाएगा तो 6 और 8 और 3 तो ये तो भर रहे हैं, तो 8 6 14 3 17, 17 तो प्लस का है, लेकिन माइनस के 10 खाली भी कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ अगर मान लीजिए कि 17 लीटर एग्जाम्पल, क्योंकि ये लीटर वीटर तो दिया नहीं है, तो 6 8 और 3 के रेशियो में दे रहा है कोई भी काम हो, तो 17 अगर भर रहा है तो 10 खाली भी तो कर रहा है।
तो अगर चारों को एक साथ खोला गया तो एक बताइए कि एक दिन में कितना भरा जा रहा है, 7 ही तो भरा जा रहा है। तो बोला ना कि 14 दिन बाद सी आर को बंद कर, लेकिन 14 दिन तक तो ये बताइए कि 7 तो भरा ही जा रहा था। 14 दिन तक तो चारों ने काम किया ना, तो 14 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी प्लस आर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा बता नहीं सकते हैं भाई। 14 दिन तक 7 पर डे 7 काम कर रहे हैं तो कितना होगा? 14 सत्ते 98। अब आप बताओ बताओ कि रिमेनिंग कितना बच गया। भाई टोटल काम में कितना करना था? 240 करना था, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 240 में से 98 घटा दिया तो 142 बच गया। कितना बच गया? 142। अब आगे कह रहा है कि 14 दिन बाद सी और आर को बंद कर दिया गया और टैंकी को पूरी तरह भरने से 9 दिन पहले ए को भी बंद कर दिया गया। एक बात बताइए कि सी और आर ने कितने दिन तक भरा, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, लेकिन एक चीज उसने बोली है कि 9 दिन पहले जब सी और आर को बंद किया गया, सी और आर को बंद कर दिया गया, तो ये कुछ दिन तक काम चले, लेकिन 9 दिन पहले क्या हुआ, ए को भी बंद कर दिया गया। तो 9 दिन तक कौन काम किया? सिर्फ बी ने काम किया। तो आप बताइए कि 9 दिन में ए बी द्वारा भरा गया, कितना भरा गया? 9 दिनों में बी द्वारा कितना कार्य किया गया, ये तो बता सकते हैं ना। कितना किया गया? 9, और इसकी इफिशियंसी कितनी थी? 8। टाइम 9, इफिशियंसी 8, तो 72 इन्होंने अकेले बी ने भरा। ठीक, तो अब कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा भाई? रिमेनिंग देखा जाए तो कितना बचा? 142 में से 72 गया तो कितना बच गया? 70 ही तो बचा, 70। ठीक, तो ये 70 किसने भरा होगा? आप बताइए कि ये 70 किसने भरा होगा? सी और आर को जब बंद किया गया, सी और आर को जब बंद किया गया तो ए प्लस बी ने ही तो भरा होगा। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया टाइम कितना था, हमें पता चल गया। जो ये 70 कार्य किया, ए प्लस बी द्वारा भरा गया होगा, तो कितना टाइम में भरा हो गया? ये जो मैं कहानी लिख रहा हूँ ये लिखना नहीं है आपको भाई, ठीक है। तो एक बात बताइए, 70 टोटल वर्क, इनकी इफिशियंसी कितनी है? 8 छक्के 14। अगर टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दिया तो कितना मिल जाएगा? टाइम। तो ये कितने दिनों तक इन्होंने भरा? 5 दिन तक। कितने दिन तक? 5 दिन तक। सी और आर बंद होने के बाद ए बी ने सिर्फ 5 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो इतना पता हो गया। अब कह रहा है कि तो टंकी कितने दिनों में पूरी तरह भर जाएगी। एक बात बताइए कि टंकी पूरी भरने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा? अब हमें तो कुल सारे टाइम पता हो गए ना। शुरू में क्या हुआ, 14 दिन तक तो सारे ने कार्य किया। फिर 5 जब सी आर बंद हुआ तो कितने दिन तक? ए बी ने 5 दिन तक काम किया। फिर लास्ट के 9 दिन कितने? बी ने काम किया। तो टोटल टाइम पता हो गया, 14, 9 5 14, 14 दूना 28 दिन। टोटल कार्य कितने दिन हुआ? 28 दिन हुआ। तो कौन सा सही है हमारा? ये वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल था, ठीक है। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी आप धड़ल्ले से कर जाओगे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम को फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको ये इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। और आप खुद से सॉल्व करो, एक बार पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और नहीं है तो ऐसा हो रहा है तो आप पढ़ के उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे। अगर आपको नहीं मिला है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम का वो, तो आप क्या कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक भी दिया है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक। वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक
जिसका वजन 45 किलोग्राम है को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करना है, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो हमें नहीं पता ना कितने, हमारा एवरेज कितना था पहले। ठीक है, एवरेज हमारा नहीं पता ना, 18 छात्र बोला लेकिन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है, माना जो एवरेज है वो कितना है, x किलोग्राम। तो एक बात बताओ कि अब अगर इतना है तो टोटल वेट हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज वेट, ये वेट है। तो क्या हो जाएगा 18x। भाई आपको पता है ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल वेट बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होता है। अगर टोटल वेट चाहिए तो क्या करते हैं, एवरेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा किया, तो यही तो किया हमने। ठीक, अब कह रहा है कि ये हमारा क्या था, पुराना था पहले। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट बदल दिया जाता है, तो बाद में कितना हो जाएगा हमारा वेट अप, जिसको आप न्यू टोटल वेट कह सकते हो। ठीक है, तो पहले कितना था, 18x था। उसने कहा ना कि जब उनमें से एक जिसका वजन 45 किलोग्राम है वो चला जाता है और उसके स्थान पर कोई आता है, तो हम मान लेते हैं कोई आ रहा है। कौन आ रहा है, ए मान लेते हैं कि ए आ रहा है। ठीक है, नया छात्र ए आ रहा है, तो उसका अब ये कितना हो गया, न्यू टोटल वेट हो गया। भाई 45 वाला चला गया, जो गया उसको घटा दिया, जो आया उसको हमने जोड़ दिया, तो ये न्यू टोटल वेट है। ठीक है, तो आप बताओ, कह रहा है ना कि उसका औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए कि न्यू टोटल वेट यहां से भी तो निकाल सकते हैं। न्यू टोटल वेट यहां से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एवरेज। एवरेज क्या हो रहा है भाई, पहले x था, 2 बढ़ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी 18 ही है भाई, एक गया एक आया, तो न्यू टोटल वेट कितना है, यहाँ पे भी तो कितना है, 18x प्लस 36। ये भी न्यू टोटल वेट है और ये भी न्यू टोटल वेट है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं। तो 18x माइनस 45 प्लस ए बराबर कितना, 18x प्लस 36। तो 18x प्लस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए बराबर कितना होगा, 45 को इधर लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 81 kg होगा। क्या होगा, 81 kg। तो कौन सा सही है हमारा, ये। ठीक, तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड था। ठीक है, क्या था, प्रॉपर बेसिक मेथड, समझ में आ गया होगा। और दूसरा मैंने जो आपको बताया था वो क्या, शॉर्ट मेथड एक भी बताया था। क्या बताया था कि एवरेज, सॉरी, संख्या, और यहाँ पे क्या होता था, एवरेज होता था। संख्या क्या है, 18 है। हमें एवरेज नहीं पता कितना है, एवरेज हमारा नहीं पता हमें, तो हमने मान लिया x है। कह रहा है कि जब उनमें से एक जिनका वजन 45 किलोग्राम है को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या, 0 है। एक गया एक आया, मतलब 18 अभी भी है, लेकिन उसका एवरेज बोल रहा है कि बढ़ गया, कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया ना। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका गुणा कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, और इसका गुणा कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं इसमें, और जोड़ लेते हैं। ठीक, तो एक बात बताइए कि हमने क्या किया, 18 दूना 36, और इसका 0 का गुणा किया तो 0 आ गया। तो ये हमारा जो आता है, ये आता क्या है, बढ़े हुए स्टूडेंट का क्या होता है, वेट आता है। क्या आता है, बढ़े हुए स्टूडेंट का वेट ही तो आता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बढ़े नहीं, तब भी हमारा क्या रहा है, 36 आ रहा है। क्या रहा है, बढ़ा तो कोई नहीं, लेकिन 36 वेट तब भी आ रहा है हमारा। तो ये 36 आया कहाँ से। ठीक, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे जो गया वो 45 वाला गया ना, तो उसकी जगह कितना आ गया, कोई आया। तो एक बात बताइए कि जब 45 वाला गया तो 45 कोई आया। ठीक है, तो 45 जब आया तो 45 तो उसने कवर कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बढ़ गया वो 36 हमारा बढ़ गया। जो आने के बाद जो वेट बढ़ गया हमारा वो 36, मतलब अब जो आया नया स्टूडेंट उसका वेट कितना था, 36। भाई 36 गया तो 36 उसके स्थान 81 वाला आया। कहने का अर्थ है कि ये 45 वाला हमारा गया। ठीक है, मान लीजिए 45 वाला गया, तो उसके स्थान पे कोई आया, तो 45 तो उसने क्या किया, कवर कर लिया। जैसे कोई गड्ढा अगर खोज लीजिए 3 फुट, ठीक है, 3 फुट गड्ढा, उसमें मिट्टी निकाल दीजिए और 8 फीट की मिट्टी डाल दीजिए,
तो पहले तो वो क्या करेगा, 3 फुट भरेगा, फिर 5 फुट ऊपर तक आएगा ना। तो वही कहानी तो यहाँ हुई। तो यहाँ पे 45 वाला गया, तो 45 वाला क्या हुआ, पहले इसको फुलफिल किया, और ये जो बढ़ गया ये तो ऊपर आ गया, यही तो 36 एक्स्ट्रा हुआ हमारा। तो अब उसकी वेट क्या रही होगी, 36 3 81 kg रही होगी, जो नया आया। ठीक, तो पहले आप बेसिक से क्लियर रहो, उसके बाद इस पे आओगे ना तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप अपने से कैलकुलेशन करोगे, दिमाग दौड़ाओगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब जब अच्छी तरीके से समझ में आएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे, आपको आंसर लेके आना ही है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भुवन ने एक ऋणदाता से 15,500 का ऋण लिया, और वो भी 17.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। उसने उस राशि में कुछ अतिरिक्त धन जोड़कर आलोक को जो है 22.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। ठीक है, यदि 4 वर्षों के अंत में भुवन को 7150 रुपए का लाभ हुआ, तो आलोक को दी गई राशि में जो अतिरिक्त धन जोड़ा गया था वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, किसने ऋण कितना लिया, ऋण कितना लिया 15,500, और 17.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए। तो आप बताओ 4 साल बाद उसे देना कितना होगा, अमाउंट कितना देना होगा। 4 साल बाद अगर वो ऋणदाता को देगा तो अमाउंट कितना देगा, तो अमाउंट तो यही देगा 15,500। ठीक है, और उस पर ब्याज कितना देगा, तो ब्याज कितना देगा भाई, 15,500 का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो 17.5, तो 4 गुना 4 साल में, एक साल में इतना, तो 4 साल में कितना, 17 × 4 = 68, 70%। तो 70/100 क्या देगा, ये ब्याज देगा। 15,500 तो देगा ही देगा। ठीक है, और कितना देगा, ये ब्याज देगा। और अब कह रहा है कि ये तो देने वाली बात हो गई, अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट। तो यहां पे कह रहा है कि उसने क्या किया कि 15,500 में कुछ अमाउंट जोड़ दिया, हमें नहीं पता कितना जोड़ दिया, उसने एक्स अमाउंट हमने मान लिया जोड़ दिया। तो वो क्या किया, अब जो दूसरे व्यक्ति को दिया उसने 22.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। तो एक बात बताइए कि ये भी तो 4 साल के लिए दिया, एक साल में 22.5%, तो 4 साल में कितना, 90%, 90%, कितना 90% दे दिया। कह रहा है उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 7150 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर मैं यहां पे कहूं कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप क्या करोगे भाई, इस उसने कितना कमाया, इतना कमाया, और इतना ब्याज दे दिया, प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, यहां भी प्रिंसिपल देगा। तो लेकिन ब्याज कितना दिया यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इतना ब्याज दे दिया, इतना कमाया। तो कमाए हुए में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वही तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 15,500 प्लस, इसको 9/10 लिख सकता हूँ, 9/10, सॉरी एक्स भी था बीच में तो एक्स कर दिया। ठीक, इतना कमाया उसने ब्याज, और दे कितना दिया, 15,500 का 7/10 कर सकता हूँ भाई, इसको कैंसिल कर दिया, इतना इसने दे दिया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, यही तो प्रॉफिट हुआ, जितना कमाया उसमें से इतना दे दिया, यही तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कर लिया हमने। तो अब देख लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो किसका कितना होगा, गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 15,500 गुणित 9/10 प्लस 9x/10
यहाँ पे कितना है 15,500, ठीक है, गुणित 7/10 बराबर कितना 7150। तो एक जीरो, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे 15,500 था, यहाँ पे अब कितना हो जाए 15,050, 15,050, तो 15,050, 1550 बचा, सॉरी, तो 1550 कामन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया अंदर 9 और 7, तो यहाँ कितना हो गया 9 में 7 गया 2, इतना हो गया, प्लस यहाँ पे कितना बच गया 9x/10 बराबर कितना 7150 बचा। इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 3100 आएगा, प्लस 9x/10 बराबर कितना 7150। अब 3100 इधर लेके आते हैं तो क्या होगा 9x/10 बराबर कितना 3100 घटाया तो यहाँ कितना आएगा 4050 आएगा, 4050 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4500। कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 4500। तो x का मान हमारा कितना है 4500। x का मान ही तो पूछा है, कितना अतिरिक्त धन जोड़ा था, तो हमने x ही तो धन जोड़ा था, तो कितना हो गया 4500, ठीक है। तो ये हमारा क्या था प्रॉपर बेसिक था। दूसरा मेथड मैं क्या बताऊं आपको, एक बात बताइए कि मैं आपसे पूछता हूं, आपने बेसिक कर लिया, ठीक, यहां पे कह रहा है कि उसको देना कितना है, उसको देना है 15,500 पे कितना देना है 17.5%, तो 4 साल में कितना देना होगा 17 पे कितना देना होगा इतना, 17 चौका 68, सॉरी 70% देना है प्रिंसिपल पे। और कमा कितना रहा है 22 न 44 90%। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कमा रहा है, ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ प्रिंसिपल पे कमा रहा है। अगर प्रिंसिपल दिया होता, अगर उसने अतिरिक्त धन ना जोड़ा होता, ठीक है, उसने अतिरिक्त धन ना जोड़ा होता, तो ये क्या है जिससे उसने पैसा लिया उसको 70% देता प्रिंसिपल का, ठीक है, ब्याज, और कमाता कितना 90%। तो आप बताओ कि कितने का प्रॉफिट होता था 20% का प्रॉफिट होता, किस पे प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे उसे 20% का प्रॉफिट होता कि नहीं, तो 20/100 का प्रॉफिट होता। प्लस एक बात बताइए कि जो उसने अतिरिक्त धन जोड़ा एक्स, उसने अगर अतिरिक्त धन जोड़ा था तो उस पर तो किसी को ब्याज नहीं देना था ना, उस पर तो वो जो 22.5% कमा रहा है वो तो पूरा का पूरा उसी का होगा, जो 22.5% कमा रहा है वो तो उसी का पूरा उसी का होगा, ठीक। तो 4 साल में कितना होता 90% होता, तो 90/100 हुआ। जो अतिरिक्त उसने अपना जो धन जोड़ा उस पर तो वो 22.5% पूरा कमाएगा। जो 15,500 दिया वो 70% उसको ब्याज दे देता जिससे लिया था, और 90% कमा रहा है तो 70% ब्याज देता, तो 20% का वहाँ भी तो उसको फायदा होता। तो ये किसके बराबर हो जाता हमारा, तो ये क्या है यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ इतने का, और जो x रुपए लगाया था उस पर इसका प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट उसको 7150 का हो रहा है, ठीक। तो समझ में आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका गुणा किया तो 3100, यहाँ पे कितना आएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9x/10। अब क्या आ गया वही आ गया, क्वेश्चन क्या आया वही आया। अब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4500 आएगा। तो कौन सा सही है सी वाला, ठीक। तो जब आप बेसिक से करोगे ना तो ये चीज़ें जो शॉर्ट में आई हैं ये डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाएंगी कि हाँ अगर 17.5% एक ईयर में इसको देना है ब्याज जिससे लिया पैसा, तो 4 साल में 70% देगा। लेकिन उसी पे वो कितना अगर वही अमाउंट है तो उससे 22.5% का वो क्या रहा है कमा रहा है, मतलब 4 साल में 90% कमा रहा है उसी पे। तो 4 साल में 90% मतलब 70% ही देना है प्रिंसिपल का, और 90% कमा रहा है तो 20% का प्रॉफिट हुआ। और उसने क्या है अतिरिक्त धन भी तो दिया है, तो एक्स हमने अतिरिक्त धन मान लिया तो उस पर तो किसी को कुछ नहीं देना। जो एक्स्ट्रा जोड़ा है उस पर क्या करेगा वो 22.5% ही सालाना कमाएगा, तो एक साल में 22.5%, तो 4 साल में 90% उसका कमाएगा। तो टोटल हमें प्रॉफिट यहाँ से निकल गई, और उसने दिया है 7150, तो एक्स का मान नहीं निकाल सकते हम, ठीक। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप बेसिक्स जरूर सीखिए, और बेसिक से ही आपको शॉर्ट खुद ब खुद बनाने की कोशिश कीजिए। किसी के भरोसे मत बैठिए, क्या हम हिंट देंगे आपको बनाने के लिए कि आप कैसे उस पर काम कर सकते थे,
ठीक है, फिर आपको खुद से ट्राई करनी है कि हाँ ये आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है आपको कि ये आया कहाँ से। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप जाहिर सी बात शॉर्ट बना सकते हो। तो जब आप शॉर्ट बनाना खुद से सीख जाओगे तो समझ लो कि क्वेश्चन आप माइंड में कर लोगे। तो चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है जय और आकाश की वर्तमान आयु क्रम से 8 वर्ष और x-15 वर्ष है। यदि 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो। ठीक, तो प्रेजेंट की एज क्या है इनकी? प्रेजेंट एज उनकी है किसकी? जय की जी मान लिया, आकाश की ए मान लिया। अभी उनकी एज है x-8, यहाँ पे कितनी है? x-15। 14 साल बाद की बात कर रहा है तो 14 साल जोड़ देते हैं इनमें। तो आप बताओ अब कितनी हो जाएगी इनकी एज? यहाँ पे कितनी हो गई? 8 + 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? -1 होगा। ठीक, तो ये 8 साल बाद कितनी हो गई? 8 साल बाद की एज है इनकी। और 8 साल बाद का रेशियो भी दे रखा है इसने, कितना? 8 और 7 का। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है। आकाश से जय कितना? 1 यूनिट बड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बड़ा है? ठीक है, यहाँ पे क्या है? कितना बड़ा है? तो क्या करेंगे हम भाई? इसमें से इसमें घटाएंगे ना। 8 में से 7 घटाए 1, x+6 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 ईयर आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 7 ईयर आ गया। तो 1 यूनिट का मान 7 ईयर, तो यहाँ कितना? 7×7 = 49 साल हो जाएगा। यहाँ कितना? 8×7 = 56। ठीक है, 8×7 = 56। तो एक बात बताइए, ये 8 साल बाद का एज है, प्रेजेंट एज नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये 8 साल बाद का, सॉरी 14 साल बाद का है। सॉरी 14 साल की कहानी चल रही है, 8 साल नहीं। ठीक है, तो ये कितने की है? 14 साल बाद का है, 14 ईयर बाद का। 14 साल के बाद का रेशियो है, 14 साल के बाद की एज है, तो ये 14 साल का। तो आप बताओ प्रेजेंट एज कितने हो गए इनकी? प्रेजेंट एज निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे भाई? 14 साल बाद 49 साल का है, तो अभी कितने साल का होगा? 35 साल का होगा। और ये कितने साल का होगा? 14 साल बाद अभी है, तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी होगी? 42 साल का होगा। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले जय की आयु, और प्रेजेंट एज से 7 वर्ष पहले कितनी होगी भाई? 35 साल का होगा। कितने साल का होगा? 35 साल का। कौन सा सही है हमारा? ये डी वाला। तो आप इसे माइंड में कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने किया भी है, अच्छी बात है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है या मेरा कंटेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।